नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस अकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सबके सहयोग से हमारे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं। तो दोस्तों, बजट से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा सोच समझकर छटनी करके क्वेश्चनों की श्रृंखला लाई गई है, तो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न स्क्रीन पर कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। सर, मैंने सुना है कि अनुच्छेद 112 है, तो अनुच्छेद 112 है दोस्तों, लेकिन अनुच्छेद 112 में आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। मतलब क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है। बजट शब्द संविधान में कहीं भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। 112 में है, लेकिन वह क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के नाम से उसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है अभी तक। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो याद रखना है कितनी बार किया गया है, 2 बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। कब कब किया गया, तो ये भी याद रख लो, 2021 और 2022, 2 सालों में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। 2021 में भी निर्मला सीतारमण ने और 2022 में भी निर्मला सीतारमण ने कैशलेस बजट, वो पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछा है, पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण। तो ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़े। अब आपको पहले अपन इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, निर्मला सीतारमण। सर, हमने सुना है कि इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी। तो दोस्तों याद रखना है, इसमें क्या पूछा है, पूर्णकालिक वित्त मंत्री, मतलब जिनके पास सिर्फ वित्त मंत्रालय का प्रभार था। इंदिरा गांधी के पास आपने सही सुना कि पहली वित्त मंत्री थी, लेकिन दोस्तों याद रखना है 1970 में जब इन्होंने पहला बजट पेश किया था, जब यह प्रधानमंत्री पद पर आसीन भी थी, तो प्रधानमंत्री के साथ ही वित्त मंत्री थी, ना कि पूर्णकालिक वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री के साथ कौन थी, ये वित्त मंत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कहा है, पूर्णकालिक। तो पूर्णकालिक कौन है, निर्मला सीतारमण, जो कि अकेली वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी उसका आंसर आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। तो दोस्तों याद रखना, जवाहरलाल नेहरू है ऑप्शन, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उपरोक्त सभी। आप सोचोगे सर जब उपरोक्त सभी आता है तो उपरोक्त सभी आंसर होगा, तो इधर भी ऐसा ही है, उपरोक्त सभी आंसर है। लेकिन याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 का बजट प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पेश किया। इंदिरा गांधी 1970-71 और राजीव गांधी ने भी 1987-88 का जो बजट था वह पेश किया था वित्त मंत्री रहते हुए। तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट को पेश किया है। ठीक है, इन तीनों का नाम, इन तीनों के सन आपको याद होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो ठीक है, आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण, आपको शब्दावली पे ध्यान देना है। क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत पूछा है। तो स्वतंत्र कब हुआ था भारत, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। सही आंसर आप देखिए, पहले सही आंसर है सनमुखम शेट्टी। सनमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। सर कब किया, तो इन्होंने किया 26 नवंबर 1947 को यह बजट पेश किया था। 26/11/47, ये आपको याद रखना है। सर हमने जॉन मथाई का नाम भी सुना है, तो जॉन मथाई आपको बताए जाएंगे कि जॉन मथाई कौन है। पहले अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास जेम्स विल्सन, जेम्स एंडरसन, डेविड सर और जेम्स कुक।
तो याद रखना है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो आपने आकाश सर के वीडियो में भी देखा होगा, नहीं देखा है तो आप आकाश सर का वीडियो देखें बजट पर आधारित। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1860 में पहली बार भारत में बजट पेश किया था। ये खाका बनाया था, उसमें कहा गया था कि हमारे व्यय और आय का लेखा जोखा कैसा होगा, हम भारत में किस प्रकार व्यय करेंगे और भारत से हमारी किस प्रकार की आय होगी। तो जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला बजट पेश किया था। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। नाम याद हो जाएगा, 2-3 बार आपको नाम रिवाइज करना पड़ेगा, जेम्स विल्सन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। अभी हमने बात की थी स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, षणमुखम शेट्टी ने। अब क्या है, अब गणतंत्र भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। ऑप्शन है जॉन मथाई, षणमुखम शेट्टी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों याद रखना, जो इसका सही उत्तर है वो है जॉन मथाई। हो गया आपका कन्फ्यूजन दूर कि सर जॉन मथाई का। तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। यह कब किया था, तो 28 फरवरी को जब बजट पेश होता था, तो 28 फरवरी 1950 को। ठीक है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, जॉन मथाई ने, और स्वतंत्र भारत का षणमुखम शेट्टी ने। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, ये थे बेसिक क्वेश्चन बजट के, कि बजट पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं बजट 2022-23 पर। सबसे पहला प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है 200 ट्रेन, 300 ट्रेन, 400 ट्रेन और 500 ट्रेन। आपके पास ऑप्शन इतने हैं, आप आंसर बताइएगा। आंसर हम देखें तो सही उत्तर होगा 400 ट्रेन। सर ये बताइए वंदे भारत ट्रेन है क्या। तो वंदे भारत ट्रेन नई तकनीक की ट्रेन है, नई तकनीक की ऐसी ट्रेन है जिसकी स्पीड 100 से 160 के बीच में होती है। इनके लिए जो ट्रैक का निर्माण होता है वो सुविधापूर्ण ट्रैक का निर्माण होता है कि ट्रेनों की गति अगर कोई मोड़ भी आए तो भी ट्रेनों की गति कम नहीं होती। इस प्रकार के ट्रैक का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार ट्रेनों का निर्माण किया जाता है। जो ट्रेन के इंजन होते हैं, इंजन के साथ साथ डिब्बों का भी, विशेष प्रकार के डिब्बों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इन ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है। 400 ट्रेनों को, वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जाएगा पीएम गति शक्ति योजना के तहत। पीएम गति शक्ति योजना क्या है, तो दोस्तों नाम से ही जैसा है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, गति मतलब क्या, गति को शक्ति मिलना चाहिए। गति किसको, जब रोड पे वाहन चलते हैं तो इनको गति मिलना चाहिए। कोई भी परिवहन का संचार है तो उसको अपने को गति दिलवाना है, उसकी गति है, उसको शक्ति कैसे मिले। तो किन चीज़ों पर अपन ध्यान देंगे, सबसे पहले सड़कें, रेलवे अच्छा होना चाहिए, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल परिवहन को अच्छा होना चाहिए, जल मार्गों को अच्छा होना चाहिए। इसके बाद लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बेहतरीन बनाना होगा। जब ही हमारा परिवहन अच्छा होगा, वो परिवहन अच्छा होगा तो सेवा क्षेत्र अच्छा होगा। क्योंकि जब कोई उद्योग की स्थापना होगी तो उसके लिए कच्चा माल जितने जल्दी पहुँचेगा उतने जल्दी वह प्रोसेस होना शुरू होगा, और प्रोसेस होगा तो उत्पादित होना शुरू होगा, मार्केट में आएगा, मांग बढ़ेगी उसकी। ठीक है दोस्तों, अब आगे के प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन है 22,000, 23,000, 24,000 और 25,000। कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाईवे कितने बनाए जाएंगे, तो सही उत्तर क्या है 25,000 किलोमीटर का। इस वित्तीय वर्ष में हमने 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण का हमने टारगेट रखा है। क्योंकि हम देखें तो 2021-22 जो पिछला बजट हुआ है उसमें 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बनते थे, लगभग 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बचते थे। लेकिन अब देखें तो 2022-23 में यह लगभग 70 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे का अपन ने लक्ष्य रखा है, लगभग दुगना। आप देखेंगे कि 365 दिनों में अगर 70 को गुणा करेंगे तो लगभग 25,550 किलोमीटर आएगा। 25,550 तो लगभग 70 किलोमीटर पर डे अपने को नेशनल हाईवे का निर्माण करना है, ये टारगेट रखा है। तो इसका सही उत्तर है 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि केन बेतवा लिंक एमपी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण।
कैन बेतवा लिंक 3 स्टार क्वेश्चन। कैन बेतवा लिंक परियोजना में 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होने के साथ साथ कितनी बिजली उत्पन्न की जाएगी? क्योंकि जब हमको दो नदी हैं, ये बेतवा है और एक कैन है। कैन बेतवा नदी है। अभी बताइए, कोई हलवा काम तो है नहीं कि कैन बेतवा लिंक का पानी मिलाना है, पानी मिला दिया। तो हम क्या करेंगे कि इसको नहरों के माध्यम से धीरे धीरे डैम बनाए जाते हैं, फिर पानी रोका जाएगा, फिर डैम बनाया जाएगा, फिर पानी रोका जाएगा। तो ऐसे जो डैम बनाए जाएंगे तो उनका उपयोग होगा कि नहीं होगा? उनका उपयोग होगा पन बिजली उत्पादन के लिए। तो कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, आपसे ये पूछा है। तो इसका सही उत्तर है 130 मेगावाट। अब हम देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। देखो, कैन बेतवा लिंक में 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिनमें से 103 मेगावाट पन बिजली बांधों के माध्यम से उत्पादित किया जाएगा और 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा से उत्पादन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन, 103 पन बिजली उत्पादन, 27 सौर ऊर्जा से उत्पादन किया जाएगा। 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा और 9 जिले सिंचित होंगे एमपी के। ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक चीज़ और याद रखना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2022-23 में नर्मदा बेतवा लिंक कैन बेतवा लिंक के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1400 करोड़ में से 900 करोड़ मिलेंगे एमपी गवर्नमेंट को और 500 करोड़ मिलेंगे यूपी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है कैन बेतवा लिंक, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच का क्षेत्र आता है। एक चीज़ और याद रखना है, ये बेतवा है, ये कैन है, ठीक है। कैन बेतवा का जब पानी मिलेगा तो इससे प्रभावित होगा कि नहीं? बिल्कुल पर्यावरण प्रभावित होगा। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों के बीच में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा इन दोनों का जब जल मिलाया जाएगा, लेकिन लोगों का हित सर्वोपरि है, इसलिए प्रभावित हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रोग्राम के तहत 200 टीवी चैनल बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और हाई एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर है वह है 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम। वन क्लास 1 टीवी चैनल मतलब 1 क्लास के लिए 1 टीवी चैनल, वो तो होगा ही। साथ में सर ये क्यों 200 चैनल बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? पहले थे 12 चैनल, 12 चैनल के माध्यम से 12 से बढ़ाकर अब 200 संख्या कर दी गई है। 200 क्यों कर दी गई है सर? क्योंकि ये देखो, आप गुजराती हो, मराठी हो, असमिया हो, बंगाली हो, तो सबकी क्षेत्रीय भाषा में चैनल चलेंगे। हर क्लास का एक, फर्स्ट क्लास के लिए पूरा एक चैनल चलेगा, सेकंड क्लास के लिए अलग एक चैनल क्षेत्रीय भाषा में। तो ऐसे चैनलों की संख्या लगभग 200 है। ठीक है दोस्तों, तो 200 चैनल बढ़ाने का 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत 200 चैनल बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना पूछी जाए तो उसके बारे में बता देना। इसके बाद है कि भारत हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया गया है? 2.5 करोड़, 3.8 करोड़, 4.2 करोड़ और 4.5 करोड़। तो इसका सही आंसर है 3.8 करोड़ परिवारों तक हमें हर नल जल से योजना। आप देख रहे होंगे कि गांव में सड़कों, ये सड़क है मेन सड़क, इसके पास से ये इधर खोदने का काम, खुदाई का काम होता है और इसमें पानी नल की जो लाइन होती है वो बिछाने का काम चल रहा है। तो इस साल 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों तक अपने को हर घर नल से जल योजना का लाभ पहुंचाना है। ठीक है, ये याद रखना, डाटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीधा डाटा आता है, पूछता है एग्जाम में, तो बिल्कुल सीधा डाटा पूछेगा तो डाटा बिल्कुल याद होना चाहिए। 3.8 करोड़ परिवार। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा? तो 10%, 20, 40 और 30। तो इसका सही उत्तर है 30%। क्रिप्टो करेंसी सर क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक आभासी या डिजिटल करेंसी होती है। डिजिटल करेंसी होती है, इसका लेन देन ऑनलाइन होता है। आज मैं खरीदूंगा, मैं बेच रहा हूँ, कोई दूसरा खरीद लेगा, फिर उसके बाद कोई और, फिर उसके बाद कोई और, ये कि सीरीज चलती रहती है। जैसे आप आपके पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट में आपके 10 रुपये शो करेगा। ठीक है, आप पेटीएम वॉलेट में 100 रुपये शो हो रहे हैं और आप 100 रुपये चाहते हैं कि मैं बाज़ार से एटीएम से जाके उसको निकाल लाऊं,
तो आप ATM से जाके निकाल सकते हो, लेकिन डिजिटल करेंसी का कोई फिजिकल रूप नहीं होता, कोई फिजिकल रूप नहीं होता कि आप सोचो कि मैं सर्टिफिकेट ले आऊँ या मैं कुछ निकाल के लाऊँ डिजिटल करेंसी को, तो ऐसी नहीं होती। डिजिटल करेंसी एक आभासी करेंसी होती है, आपको पता नहीं है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये है क्या। बस आप खरीदना बेचना करेंगे तो उसका जो लाभ होगा उस पर 30% का टैक्स सरकार के द्वारा लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे को GDP के कितने प्रतिशत लाने का उद्देश्य रखा गया है? 6.2%, 6.4%, 6.6% और 6.8%। इसका जो सही उत्तर है वो है 6.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। सर राजकोषीय घाटा क्या होता है? पहले एक बात समझो, आपके घर से मान लो 5,000 रुपये आते हैं, ठीक है, आपने इसका व्यय का लेखा जोखा बनाया, आपने कहा कि 2,000 रुपये मैं रूम रेंट में दे दूंगा, 2,000 रुपये मैं मेस में दे दूंगा, ठीक है, और एक 500 रुपये मैं लाइब्रेरी में दे दूंगा, और 500 रुपये आपके खर्चे के लिए चाहिए थे, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसे चाहिए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, फरवरी का माह आ गया है, दो चीज़ें हो गई इसमें। एक तो MPPSC का फॉर्म आ गया, आपने कहा कि भैया फॉर्म भरना है, मुझे 550 रुपये चाहिए, और 14 फरवरी भी आ रही है तो उसके लिए भी 500 रुपये चाहिए, तो 1,050 रुपये का बजट आपका हिल गया। अब आप सोचोगे कि मैं 1,050 रुपये लाऊंगा कहाँ से? आप घर से मंगा नहीं सकते 1,050 रुपये, चलो फॉर्म के मंगा भी लिए, तो फिर ये 500 रुपये कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए काम आते हैं दोस्त। तो आप क्या कहोगे दोस्तों से कि 500 रुपये उधार दीजिए, मुझे क्या दे दीजिए? उधार, मैं आपको धीरे धीरे 100-200 करके मैं आपको चुका दूंगा। तो ऐसे ही सरकार का जब बजट होता है, सरकार भी चाहती है कि हमारे आय व्यय का समान रहे, कि व्यय बराबर आय रहे, लेकिन भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है तो उसमें व्यय हमेशा ज़्यादा रहते हैं। घाटे का बजट आपने सुना होगा, ये घाटे का बजट रहता है। तो भारत ने जैसे बजट बनाया कि 1,000 करोड़ रुपए हम इस साल खर्च करेंगे, होगा 1,020 करोड़, तो ये 20 करोड़ का लाएगी कहाँ से? तो ये लाती है लोन के माध्यम से, और लोन पर दिए जाने, लोन पे सबसे ज़्यादा लगता है ब्याज, तो लोन पे जो ब्याज दिया जाता है उसको बोला जाता है राजकोषीय घाटा। तो उसको GDP के लगभग 6.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है कि 6.4% तक हमें लाना है राजकोषीय घाटे को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें। भारत में किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी? किस बैंक की? तो आपको बैंकों के प्रकार पड़े होंगे, RBI एक्ट है 1934, उसमें लिखा है बैंकों के प्रकार: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय ग्रामीण विकास बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। इसको बोला जाता है शेड्यूल्ड, क्या बोला जाता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सर ये क्या होती हैं? तो RBI का जो एक्ट है, RBI एक्ट कौन सा है? 1934, उसका जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 में इन बैंकों का विवरण लिखा है कि ये बैंक अगर शेड्यूल 2 में नाम है तो वह बैंक होती हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। जैसे आपने नाम सुना होगा देना बैंक, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक क्या है? ये सब बैंक अनुसूचित व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। तो जो RBI एक्ट 1934 में सेकंड शेड्यूल में बैंक लिखी हैं उनको कहा जाता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। उनकी 75 जिलों में 75 डिजिटल इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, तो ये आपको याद रखना है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अगला प्रश्न है कि मानसिक समस्याओं से निपटने हेतु कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया? बताइए। मिशन वात्सल्य, टेलीमेंटल प्रोग्राम, सक्षम आंगनवाड़ी प्रोग्राम या शक्ति प्रोग्राम? तो दोस्तों याद रखना है इसमें क्या कहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मानसिक समस्याएं पूछा है। मानसिक समस्याओं से क्या है कि भारत सरकार को पता है कि पिछले 2-3 साल से हम कोरोना से प्रभावित हैं, लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया है। सर मैं जीना नहीं चाहता, मैं तो सर मरना चाहता हूँ। किसी का कुछ रीज़न होता है, किसी का कुछ रीज़न होता है। तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि हम एक प्रोग्राम ला रहे हैं, टेलीमेंटल नाम से एक प्रोग्राम लाया जाएगा। किस नाम से? टेलीमेंटल। टेली मतलब होता है दूर, तो इसका दूर से इलाज किया जाएगा। 24/7 आपको हेल्पलाइन मिलेगी,
इस पर आप सहायता ले सकते हैं कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मैं मृत्यु को अंगीकार कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको टेलीमेंटल प्रोग्राम के तहत सुझाव दिए जाएंगे कि आप ऐसा ऐसा करें तो आप डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। ठीक है, टेलीमेंटल प्रोग्राम को आपको याद रखना है। मानसिक समस्याओं से निपटने हेतु यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि चीन ने बॉर्डर, जो चीन का बॉर्डर भारत से लगता है, उसमें उसने, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की भी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो चीन से बॉर्डर लगता है, या नेपाल और भारत का जो चीन का ट्रायंगल है, यहाँ भी चीन ने क्या किया है, जो बॉर्डर पर बसे गाँव हैं वहाँ आधारभूत संरचनाओं का विकास किया है, जिसके माध्यम से यहाँ बसाहट, जो लोगों की बसाहट है उसको बढ़ाया जाए, यहाँ मूवमेंट बढ़ाया जाए। तो भारत ने सबक लिया और भारत ने भी कहा कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? गांव के आधुनिकीकरण से है क्या? गांव में मानव संसाधन विकास, बॉर्डर पर गांव का विकास, या गांव में बाजारों का एकीकरण? तो इसका सही आंसर होगा बॉर्डर पर गांव का विकास। तो भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बॉर्डर पर सड़कों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, गाँव में नई तकनीक का निर्माण जिससे घरों में कोई नुकसान ना हो, तो ऐसी बसाहट को बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नई टर्म है, तो आपको नए एग्जाम में दिखाई दे सकती है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? बॉर्डर पर गांव के विकास से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, पर्वतमाला योजना का क्या उद्देश्य है? दोस्तों पर्वतमाला कहा है, क्या कहा है? पर्वतमाला योजना का क्या उद्देश्य है? पर्वतीय पर्यावरण की सुरक्षा है क्या? पर्वतीय राज्यों में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना है क्या? पर्वतीय राज्यों में सुविधापूर्ण सड़क निर्माण है क्या? और पर्वतों का संरक्षण। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को एक से लग रहा है ऑप्शन। आप देखोगे ध्यान से तो आपको अलग दिखेगा। इसका जो सही आंसर है वह है पर्वतीय राज्यों में सुविधापूर्ण सड़क निर्माण। ठीक है, और सॉरी, अब आप भारत का मैप देखें। भारत के मैप में आप देखेंगे कि पर्वतीय राज्यों में, पर्वतीय राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अब उनके क्या है, तो अभी क्या होता है, अभी इनमें सड़कों का विकास होता है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य होता है, कोई भी केंद्र में सरकार होती है तो उसका उद्देश्य होता है कि पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्यों में लोग पलायन ना करें, यहाँ बसाहट बनी रहे, यहाँ लोग बाग रहें, आजीविका का उपार्जन करें। तो कैसे करें, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए वहाँ। तो उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम पर्वतमाला योजना ला रहे हैं। पर्वतमाला योजना में क्या है कि हम यहाँ सड़कों का निर्माण करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, पर्वतीय राज्यों में। अभी आप पर्वतीय राज्यों में जाएंगे तो आपको टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ इंसेंटिव स्कीम के तहत सड़कों का निर्माण किया जाता था। लेकिन अब उन्होंने पर्वतमाला लाई है, तो पर्वतमाला योजना के तहत PPP मॉडल अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और जहाँ प्राइवेट शब्द आ जाता है वहाँ तो पैसा आ ही जाएगा, तो अब आपको टोल भी देना पड़ेगा, लेकिन रोड भी अच्छी मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। ठीक है, पर्वतमाला का संबंध किससे है? पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क के निर्माण से है। आपने एक टर्म और सुनी होगी, भारतमाला। तो भारतमाला में क्या है? भारतमाला में आंतरिक संचार, दिल्ली, गुजरात, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, तो ये सड़कों का विकास किया जाता है भारतमाला के अंतर्गत, कि जो आंतरिक भारत है उसमें जो परिवहन का संचार हो वो सुचारू रूप से हो और अच्छे से हो, इसलिए यहाँ सड़कों का निर्माण, इसको क्या कहा जाता है? भारतमाला। एक टर्म और आती है, पर्वतमाला, भारतमाला और एक सागरमाला। क्या आती है? सागरमाला। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सागरमाला मतलब क्या? ये जो इधर क्या है, इधर क्या है? अरब सागर। उधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। आप इधर से देखेंगे तो इधर से पूरे बंदरगाहों की श्रृंखला है एक, तो बंदरगाहों के अंदर भी सुचारू रूप से संचार हो सके, परिवहन हो सके साधनों का, तो इसके लिए जो योजना चलाई जाती है उसको बोला जाता है सागरमाला। ठीक है, सागर के नाम से समझ जाना। सागर मतलब क्या? महासागर के आसपास जो बंदरगाह हैं उनके विकास, सागरमाला। भारतमाला क्या? भारत के अंदर स्थानों को जोड़ना, सड़कों का निर्माण करना, भारतमाला। पर्वतमाला क्या? पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का विकास, पर्वतमाला। बिल्कुल भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वोत्तर के विकास हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई है?
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। पूर्वोत्तर के विकास, पूर्वोत्तर के विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? एमपी लुक ईस्ट प्लान, मतलब प्रधानमंत्री पूर्व की ओर देखो, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्लान, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर विकास प्लान, या एमपी डिवाइन और एमपी डिफाइन। तो इसका जो सही आंसर है वह है पीएम डिवाइन योजना। सर इसका मतलब क्या है? तो पीएम मतलब प्रधानमंत्री। अब आप ध्यान से देखो, इसमें ई और बी छोटा है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। डी से है डेवलपमेंट, क्या है? डी से डेवलपमेंट। आई से क्या है? इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। एन से क्या है? नॉर्थ, और ई से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन। फुल फॉर्म बनाने होते हैं, कुछ अच्छा लगे इसलिए वो ऐसा नाम रख देते हैं, एमपी डिवाइन। ई बी से कोई मतलब ही नहीं। तो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसके लिए एमपी डिवाइन योजना को बनाया गया है। एमपी डिवाइन योजना के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है? 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 1500 CR का 8 परियोजनाओं के लिए, ठीक है। पूर्वोत्तर में 8 परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का इन्होंने आवंटन किया है, जिसमें सड़क निर्माण भी है, हवाई जहाज़ की जो हवाई अड्डे होते हैं उनका निर्माण भी है। अगला प्रश्न है, डीप ओशियन मिशन के लिए कितना बजट रखा गया है? तो डीप ओशियन मिशन, ध्यान से पढ़ो, डीप ओशियन मिशन क्या होता है, उसके लिए कितना बजट रखा गया है? 600 करोड़, 650 करोड़, 700 करोड़ और 750 करोड़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 650 करोड़। अब सर डीप ओशियन मिशन क्या होता है? तो ध्यान से पढ़ो, डीप ओशियन मिशन क्या होता है? विशाल समुद्री जीवित और निर्जीव, क्योंकि हमने भारत में देखा है कि भारत एक तरफ बंगाल की खाड़ी से और एक तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है, तो महासागरीय क्षेत्र भारत से लगता है। तो समुद्री जीवित और निर्जीव संसाधनों का पता लगाने के लिए भारत के गहरे महासागरीय संसाधनों हेतु 650 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसको 2653 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आंकड़ों को आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 2653 करोड़ और डीप ओशियन मिशन के तहत 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बजट पेश करने का श्रेय किस व्यक्ति को प्राप्त है? सर्वाधिक बजट किस व्यक्ति ने पेश किए हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण। ऑप्शन मोरारजी देसाई, यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली और प्रणब मुखर्जी। तो आंसर होगा मोरारजी देसाई। 10 बार बजट पेश किया है। कितनी बार? 10। इनके बाद नाम आता है पी चिदम्बरम, 9 बार, और इनके बाद नाम आता है यशवंत सिन्हा, 8 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, और अरुण जेटली बच गए तो ये 5 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन? मोरारजी देसाई, 10 बार, जिन्होंने बजट को पेश किया है। अब प्रश्न होते हैं समाप्त। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत सरकार जो पैसे लेती है, 1 रुपये भी आता है तो 1 रुपये में कितना प्रतिशत कहाँ से क्या आता है, ठीक है। हम देखते हैं 100 रुपये मानकर कि 100 रुपये हम फेस वैल्यू मान लेते हैं कि 100 रुपये लेना है हमें, ठीक है। 100 रुपये अगर भारत सरकार को प्राप्त हो रहा है तो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले आप देखो, सबसे बड़ा भाग क्या है? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। सबसे पहले होता है ऋण, या तो हम कहीं से उधार लेंगे या दूसरे दायित्वों से हमें 35 रुपये की प्राप्ति होती है, ठीक है, 100 रुपये में से। उसके बाद आता है जीएसटी। इसमें ना बवाल क्यों होता है? क्योंकि जीएसटी सबसे ज़्यादा 16% इनकम जीएसटी से होती है। उसके बाद आता है कॉरपोरेशन टैक्स, यानी कंपनियों पर लगने वाला टैक्स। अंबानी अडानी सबसे अमीर आदमी, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स कौन? कंपनियों पर लगने वाला, उससे भी कम से 15% की प्राप्ति होती है, 15 रुपये उनसे मिलते हैं। इनकम टैक्स, आम आदमी पर लगने वाला टैक्स, कोई छूट नहीं दी गई इस टैक्स में। इनकम टैक्स कितना? 15% टैक्स। उसके बाद यूनियन एक्साइज, यानी केंद्रीय वस्तुओं पर उत्पाद होता है तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना? 7%। कस्टम, बाहर से माल आता है विदेश से तो उस पर कस्टम लगती है, तो कस्टम को क्या बोलते हैं? आयात कर। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5%।
नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? सर टैक्स देते हो आप, इनकम टैक्स दिया, कोई बात नहीं, दिखता है, जीएसटी दिखता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? सर जैसे आप जुर्माना देते हो, ये बताओ पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, आपने जुर्माना दिया 200 रुपये, तो वो टैक्स इनकम तो है नहीं, तो वो काय में जाएगी? तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगी। जैसे पासपोर्ट के लिए रुपये लगते हैं, आधार कार्ड में अमेंडमेंट कराना है, फ़ोटो चेंज करानी है, मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो उसमें 30 रुपये 50 रुपये 100 अपने अपने हिसाब से लगते हैं, तो वो इनकम भी होती है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होती है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? तो सरकार के पास ड्यूटीज़, क्योंकि जब जीएसटी आई थी तो केंद्र सरकार ने ये कहा था राज्य सरकार से कि आपको हम घाटा किसी भी कीमत पे घाटा नहीं होने देंगे। तो राज्य सरकार ने कहा था, इसी मंशा से हम पारित कर रहे हैं कि जीएसटी आप लागू कर दो। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा था कि कोई भी घाटा नहीं होगा। पहले आप जीएसटी लागू करने के पहले आपकी इनकम देखी जाएगी। अगर आपकी 80 करोड़ इनकम थी और जीएसटी लागू हो गया, तो जीएसटी लागू के बाद आपकी 70 करोड़ इनकम हो गई। जो 10 करोड़ है वह कौन देगा? तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी में 17% केंद्र सरकार का व्यय होता है। उसके बाद होता है सेंट्रल, इधर आप लिख लेना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उस पर 15% व्यय होता है। उसके बाद होता है पेंशन पर 4%। जो भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन दी जाती है, वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाती है। तो विभिन्न प्रकार की पेंशनों पे 100 में से 4 रुपये भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये कोई मतलब कार्यकारी कोई पेमेंट नहीं होता, आप देते लाइबिलिटी है एक तरफ से, एक प्रकार से सरकार की देखी जाए तो। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में 9%। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में कुछ राज्य सरकार देती है, कुछ केंद्र सरकार देती है। तो ऐसी स्कीम में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में 100 में से 9% केंद्र सरकार का इसमें खर्च होता है। सब्सिडी में 8%। जैसे आप देखते हैं खाद पे सब्सिडी दे दी, एलपीजी पे सब्सिडी, अब पता नहीं मिलती कि नहीं, एलपीजी पे सब्सिडी देते हैं, तो ये 8% की सब्सिडी, 8% सब्सिडी पर खर्च होता है 100 में से। 8% डिफेंस पर, ये देखो सबसे बड़ा खर्चा रक्षा व्यय पर खर्च होता है। भारत की मिलिट्री पर या देखें तो भारत की जो डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय है, उसको सबसे ज़्यादा बजट का अंशदान मिलता है। ठीक है, कोई छूटा है? फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र। वित्त आयोग बनता है अनुच्छेद 280। वित्त आयोग क्यों बनता है 280 के अंतर्गत संविधान के? क्योंकि यह अनुशंसा करता है कि किस राज्य को कितना फंड देना है। तो केंद्र सरकार का 100 रुपये में से लगभग 10%, मतलब 100 में से 10 रुपये किसको जाते हैं? फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा पर राज्य सरकार को दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने व्यय का लेखा जोखा देखा कि व्यय 100 में से सबसे ज़्यादा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी ब्याज भुगतान पर सबसे ज़्यादा पेमेंट किया जाता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय पर 8%, लेकिन स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी में 17% का हमें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अदर एक्सपेंडिचर में 9%। ठीक है, इस प्रकार ये व्यय का लेखा जोखा है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वह जाता है ब्याज के भुगतान में लगभग 20% और डिफेंस में 8%। अब हम देखेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों को कितना कितना बंटवारा दिया गया है, विभिन्न मंत्रालयों को कितना पैकेज मिला है। सबसे पहले आता है सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय को 5,25,166 करोड़, जो कि लगभग 8%। ठीक है, 5,25,166.15 करोड़ सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स, नेवी सब आते हैं डिफेंस में, और क्योंकि सबसे ज़्यादा हथियारों पर खर्च होता है। सबसे ज़्यादा रक्षा पर कौन खर्च करता है? तो वह करता है अमेरिका, यूएसए। फर्स्ट नंबर पर आता है यूएसए, दूसरे पर आता है चाइना और तीसरे पर आता है इंडिया। यह करता है $778 बिलियन खर्च, यह लगभग $273 बिलियन खर्च करता है, और यह करता है मात्र $73 बिलियन, लगभग 10 गुना। अमेरिका लगभग भारत का 10 गुना रक्षा बजट है अमेरिका का। ठीक है, ये डाटा याद नहीं करना, कोई ज़रूरी नहीं, भारत का आप याद रख लेना। रक्षा मंत्रालय का 5,25,166। इसके बाद देखें आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देखें उपभोक्ता मंत्रालय को 2,17,684 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं, तो रोड मंत्रालय को, सड़क मंत्रालय को कितना मिला है? 1,99,107 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। होम अफेयर्स यानी क्या होता है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय में 1,85,776 करोड़ रुपए का आपको बजट मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रेलवे को मिला है 1,40,000, 1,40,367
अब आपको नई वंदे भारत ट्रेन भी देखने को मिलेंगी। कितनी? 400 वंदे भारत ट्रेन भी देखने को मिलेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास को भी मिला है 1,38,203 करोड़ रुपए का बजट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसको मिला है 1,32,513 करोड़ का बजट। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, खाद्य मंत्रालय को 1,07,715 करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी IT मंत्रालय को, संचार एवं IT मंत्रालय 5G आने वाला है, 1,05,406 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आंकड़े और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, GS जीनियस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।